हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। करंटली का 27 सितंबर का एपिसोड है। आप सबका स्वागत है। एंड द डायमेंशन फैक्ट्री से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि द डायमेंशन फैक्ट्री में एज वी हैव डिसाइडेड कि एवरी डे हम टॉपर्स की कॉपीज से एक आंसर डिस्कस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, क्या कोड डिमांड है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल सी टॉपर्स की ने उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है। तो कल बहुत सारे बच्चों ने खास करके नए बच्चों ने कॉपी सबमिट की हमारे डेडिकेटेड ग्रुप 2026 के लिए, जो आप लोगों को पता ही है। उस पर हम मतलब मैंने पूछा था बहुत सारे बच्चों से, एंड दे डिसाइडेड कि हाँ वो आंसर राइटिंग करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा। एंड जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मोर देन 1000 आंसर्स जो है ना बच्चों ने अपने सबमिट कर लिए उस ग्रुप पर। ठीक है। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। आप सबको बधाई इसके लिए। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि आंसर राइटिंग पे मैं इतना क्यों जोड़ रहा हूँ। और इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म या आप कॉन्कर का पार्ट है तब तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इवन है तो एक क्वेश्चन लिखने में क्या जाता है, इतना तो हम कर सकते हैं ना, वो भी टॉपर्स की कॉपी से। ये भी हो सकता है ना। सो मैं ये आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि एक आंसर आप इस तरह से टॉपर्स की कॉपी से देख कर लिख सकते हो। क्यों? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले थे, या वो 2026 या 2027 में देने वाले हैं। तो उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमें आंसर लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, हमारी नॉलेज कम है, ज़्यादा है, पहले ही अगर टॉपिक बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत बेसिक इन्फो जाके आप ले सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद ट्राई कर सकते हो। और मेरा ज़्यादा फोकस है स्ट्रक्चरिंग पार्ट पे, मेरा ज़्यादा फोकस है कोड डिमांड समझाने वाले पार्ट पे, एंड देन डायमेंशंस क्रिएट करने वाले पार्ट पे। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज पार्ट। नॉलेज तो बहुत मतलब कि साइड में है, पहले स्ट्रक्चरिंग तो सीख लो, डिमांड तो समझो, तभी तो एड्रेस करोगे ना, और तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है। और नॉलेज के लिए तो पहले ही एक दिन पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि कोई परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे टॉपर स्टॉक में आपने सुना होगा कि आंसर राइटिंग का कोई परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। और सब कहते हैं कि जितनी जल्दी शुरू कर दो इट इज़ बेटर। एंड आप लोगों को पता है कि एक बार जनवरी स्टार्ट होगा, फिर आपके पास समय नहीं होगा कि अलग से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। एंड मैं आपको स्ट्रक्चर वे में करवा रहा हूँ। मैंने सोसाइटी से स्टार्ट किया, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, फिर हम जाएंगे GS1 के जो बच्चे सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर हम GS2 पे जाएंगे, इसी तरीके से GS3 एंड GS4 पे जाएंगे। ठीक है। सो कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। इवन इवेल्युएशन में करता हूँ कुछ कुछ कॉपीज़ की, और आज तो और करूँगा क्योंकि कल संडे है तो मेरे पास ज़्यादा समय मिलेगा। ठीक है। सो आई वॉज सेइंग कि कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, इसका वेट मत कीजिए। ठीक है। इतने बच्चे अगर सीख रहे हैं, इतने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप किस लिए वेट कर रहे हो? किस लिए आपके अंदर इनर्सिया है? मतलब दूसरी बात है, आंसर राइटिंग एक स्किल है। आपको पता है ना कि समय लगता है इसको समझने में, सीखने में। ठीक है। क्वेश्चन को डिकोड करने में, स्ट्रक्चर करने में टाइम लगता है। तो वो तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज जो आपको डेली एक्स्ट्रा करना है। ठीक ठीक है। सेकेंड थिंग इज जो है स्किल है। तीसरा है एक्टिव रिकॉल करना, रिटेंशन करना, जो आपने पढ़ा है नॉलेज पार्ट उसको भी यूज़ करना है ना। जैसे क्लाउड बस्ट है आज का टॉपिक। क्लाउड बस्ट जो है मैंने 2 बार पढ़ा दिया है करंट अफेयर्स में ही, मतलब कि ये लास्ट अगर देखो तो 2-3 महीने से ही न्यूज़ में लगातार, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है। उसी को यूज़ करना है ना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को। तो रिटेन जो है वो कितना कर पा रहे हो, रिकॉल कितना कर पा रहे हो, वो भी तो सिखाता है ना। और सबसे बड़ा है हेजिटेशन और फियर, और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुझे पर्सनली DM में अपनी कॉपीज़ भेज देते हैं और बोलते हैं भैया मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ग्रुप पे डालूं क्योंकि लोग मुझे जज करेंगे। सो ऐसे डरने का कोई फ़ायदा है क्या? कौन जज करेगा? आप अपने लिए कर रहे हो, आपको कोई अगर जज भी करता है तो इट डजंट मैटर टू यू। ठीक है। एंड धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे तो ओवरऑल कितना फ़ायदा आपका होगा, और आप मीन्स प्रिपेयर्ड रहोगे। आंसर राइटिंग का तो प्रैक्टिस एटलीस्ट आप करके बैठे रहोगे ना। दैट टू फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज, इस चीज़ को मत भूलिए। ठीक है। तो यही मेरा सजेशन है कि एक एक आंसर डेली ट्राई करते हैं, डेली कोशिश कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए मेरे साथ। इस तरह से जो स्ट्रीम होता है सेशन साथ साथ करोगे तो क्या होता है ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि हम ना, हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कि आराम से करेंगे, भैया ने दे दिया, रात तक में करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। 2 बजे कीजिए। 2 बजे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो UPSC का जो दूसरा पेपर आप लिखते हो ना, आप लोगों को पता होगा, मीन्स अगर आप लोगों को आइडिया है या दिया भी होगा, तो फर्स्ट पेपर की जो टाइमिंग है और दूसरे पेपर की टाइमिंग है वो लंच के बाद है। तो अगर आप अभी से ही आदत डालोगे तो कितना फ़ायदा होगा कि लंच के बाद ही मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ लाइव। ठीक है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक।
चलिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए अभी, एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, कोड डिमांड बताना है, आइडेंटिफाई कीजिए। फिर उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर करोगे इस आंसर को, एंड देन इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा लिख सकते हो, इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, बस आप लोग थोड़ा अपने लेवल पे काम करो, मेहनत करो और बताओ कि क्या कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को देख के। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स। ठीक है, एंड व्हाई आर दे मोर फ्रिक्वेंट इन हिमालयन रीजन। 150 वर्ड से आपके पास 2 पेजेस ही हैं, ध्यान में रखना है कि हमारे पास इतना अनलिमिटेड पेज नहीं है कि हम लिखते जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। पहले की कोड डिमांड क्या है, तो चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके ये अपने लेवल पे ट्राई किया होगा, एंड रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लेवल पे ट्राई करो, तभी सीखोगे, एल्स कोई फायदा नहीं। ठीक है, सो क्लाउड बर्स्ट को डायरेक्टली आपको डिफाइन करना है। पहला डिमांड ये है, एक्सप्लेन करना है। सेकेंड डिमांड इज व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, मतलब इसका इफेक्ट्स, इम्पैक्ट, ये आपको शो करना है। ठीक है, थर्ड थिंग इज क्यों ये फ्रीक्वेंट है, मोर फ्रीक्वेंट इन हिमालयन रीजन, मतलब हिमालय में इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा है क्लाउड बर्स्ट की। ठीक है, तो 3 कोड डिमांड है इस क्वेश्चन के, ये तीनों हमें बताना है, उसके बाद कोई फर्दर स्टेप लोगे। ओके, सो दिस इज द कोड डिमांड। देन स्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे, इस पे हम आते हैं। सेकेंड थिंग, स्ट्रक्चरिंग कैसे हम करते हैं, लेट अस सी। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरिंग पता है, इंट्रो, फिर देन बॉडी मेन होता है मेरे हिसाब से, एंड देन देर इज कंक्लूजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, बहुत तरीके हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, इस पे हम बाद में आएंगे। बॉडी में तो 2 कोड डिमांड आपको एड्रेस करना ही है, इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या होता है क्लाउड बर्स्ट का, एंड फ्रीक्वेंसी क्यों है ज़्यादा। इसमें हर चीज़ में 3-4 पॉइंट्स जनरेट करने हैं, आप कैसे करने हैं ये भी सिखा दूंगा, पर आपको बस ध्यान से ये सुनना है अभी के लिए, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड थोड़ा लिखना कठिन है अलग से सेपरेटली, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ऐसा है, ये इशू बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो, खास करके ह्यूमन ज्योग्राफी पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेकिन व्हाट वी कैन डू इज कि इंटेलिजेंटली हम वे फॉरवर्डेड कंक्लूजन लिखेंगे, मतलब कि एक तरह से रिफ्लेक्ट भी कर देंगे क्या है क्लाउड बर्स्ट, क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं, एंड देन स्मार्टली हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशंस भी कंक्लूजन में ही दिखा देंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। पहला जो ये डिमांड है ना, ठीक है, ये दोनों तो होना चाहिए बॉडी में, और अब आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि इंट्रोडक्शन में ही डिफाइन कर दोगे, एलेबोरेट कर दोगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, या बॉडी में जो है वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो देखो इंट्रोडक्शन के क्या तरीके हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम डायरेक्टली डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि हम डेटा से शुरू कर सकते हैं, इंडिया में जो प्रिवलेंट है क्लाउड बर्स्ट, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हिमालयन रीजन की चर्चा हो गई, तो हम एक तरह से इंडियन मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के लिए, खास करके इंडिया के लिए बात हम कर सकते हैं, या कोई करेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बट मेनली यही इसी तरीके से आप स्टार्ट करोगे ना क्लाउड बर्स्ट को लेकर। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो डेटा है या एग्जाम्पल्स से आप स्टार्ट करने वाले थे, ये आप ना बाकी जो हमारे पॉइंट्स होंगे ना आगे, इफेक्ट्स या हिमालयन रीजन में जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ आप इसको यूज़ करना। इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि डिफाइन में ही, मतलब रिकमेंडेशन है मेरा कि डिफाइन इंट्रोडक्शन में ही डिफाइन कर दो, एंड अगर होता है तो एक डेटा या एक करंट जो है मतलब कह सकते हो कि एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो और बताओ कि इसका कितना इम्पैक्ट है, इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है, और पॉसिबल हो तो हिमालयन रीजन में फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। ऐसे भी हम इंट्रोडक्शन, मैंने बताया था ना, इंट्रोडक्शन में हमें दिखा देना है कि हम क्या क्या टच करने वाले हैं, और क्या क्या टच करने वाले इन द सेंस कि कोर ऑफ द क्वेश्चन हम उसको समझ पा रहे हैं, मतलब कि कोड डिमांड और इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं है कॉम्प्रहेंसिव या कह लो इंक्लूसिव है कि हम चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप इस तरीके से स्मार्टली अगर क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन करना, डेटा यूज़ करना, इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हिमालयन रीजन में ज़्यादा है इसको भी दिखा देना, ये डेटा में ही हिमालयन रीजन की बात हम डायरेक्टली कर सकते हैं अगर ऐसा कर पाए, या एग्जाम्पल में, करेंट एग्जाम्पल में, तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन सजेशन ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन में ही डेफिनेशन दे दो, क्योंकि 150 वर्ड्स है, ऑलरेडी हमारे पास 2 कोड डिमांड्स हैं जिसे एड्रेस करने हैं, इसके इम्पैक्ट्स और इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो
डेफिनेशन हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। अब हम आते हैं इम्पैक्ट्स पे, या इफेक्ट्स कह लो। कैसे सोच सकते हो आप, बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत तरीके हैं। एक जीएस स्टाइल होता है, जीएस सिलेबस को मैप करते हुए, सबसे बेसिक है जिसको पेस्टल कह लो या बहुत नाम दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू इज कि हम सबसे पहले हम ऐसे कर सकते हैं कि उसका डिजास्टर ही सबसे बड़ा इशू है, एनवायरमेंटल कह लो या डिजास्टर वाला जो इम्पैक्ट पड़ता है या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स आप दे सकते हो करंट वाले, या हम अभी आपको ओवरऑल इम्पैक्ट बताना है, अभी हिमालयन रीजन पे अभी नहीं आए हो, मतलब कि आप वेस्टर्न घाट की भी बात कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर सकते हो, या कहीं पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात है, या अक्रॉस द वर्ल्ड भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक आपके पास मतलब कि जनरली पूछा है। ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स, ठीक है, हम एग्जाम्पल्स इंडिया का यूज करेंगे बट जनरली पूछा है, यहाँ से ये सेपरेटली हिमालयन रीजन पे आ गया। ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि एनवायरमेंटल रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स इतने ज़्यादा अभी आए हैं रिसेंटली, लैंडस्लाइड, सोशल इरोजन या रिवर सिल्टेशन, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। मतलब एक डायमेंशन में मल्टीपल जो है हम पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं, और इसको अगर हम सब स्मार्टली यूज कर ले बाय डायग्राम या इस तरीके से, तो और सुंदर निखर के आएगा। ठीक है, सेकेंड इज हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, बात कर सकते हैं कि एक तो इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर जो है वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं हाइड्रो पावर की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं टूरिज्म जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक सेंस में ऐसे शो कर सकते हैं। फिर सोशल सेंस में भी हम शो कर सकते हैं, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जोग्राफी के एस्पेक्ट से, कि डेथ्स होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग, और ट्रॉमा भी, मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, मतलब डर लगा रहता है। जो हिमालयन रीजन में रह रहे होंगे ना इस समय, उनके अंदर एक डर होगा कि कब क्या होगा, दे डोंट नो। ठीक है, और परिवार वालों को लूज करने के बाद तो और ज़्यादा वो उनके अंदर खौफ पैदा होता है। फिर हम इसको एक और एस्पेक्ट में देख सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए ले लो कि हिमालयन स्टेट जो है ना बॉर्डर शेयर कर रही है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो फिर तो म्यांमार वगैरह भी आएगा। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कि अगर यहाँ लैंडस्लाइड आया, ठीक है, तो बॉर्डर इंफ्रा पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो इस ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, या और भी तरीके हैं यार, बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको 4-5 पॉइंट्स तो जनरेट करना है। ब्रॉड डायमेंशन में बता रहा हूँ कि एनवायरमेंटल डिजास्टर से कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक, सोशल और स्ट्रैटेजिक आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स को दिखाने के लिए। एक तो ये ऐसे हमने जीएस सिलेबस मैपिंग के थ्रू करा है, एक है कि हम ऐसे कर सकते हैं ना, टेम्पोरल अप्रोच अपना सकते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म, ये मिडिल टर्म कह सकते हो। ठीक है, मीडियम टर्म कह सकते हो, मीडियम क्या जो भी है, मीडियम टर्म कह सकते हो, एंड देन लॉन्ग टर्म कह सकते हो। इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। सो जो पहला है, मतलब कि इमीडिएट इफेक्ट में हम ये शो कर सकते हैं, फ्लैश फ्लड आता है, लैंडस्लाइड, उन्हीं पॉइंट्स को यूज करना जो ऊपर हमने यूज किया था अभी। ठीक है, कैजुअलिटी जो डेथ्स वगैरह जो होती हैं। फिर मीडियम टर्म में हम दिखा सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लॉस जो हमें झेलना पड़ता है, एपिडेमिक आता है, जैसे कि पानी जमा हो गया फ्लैश फ्लड की वजह से, तो उससे कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। एंड देन वी हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइवलीहुड आप लूज करते हो। ठीक है, माइग्रेशन होता है, इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें आप जनरेट कर सकते हो। ये दो तरीके से आप मेनली इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। मतलब पहला जो कोर डिमांड है, एंड सेकेंड डिमांड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्यों है ज़्यादा हिमालय में। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप, हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, यू रिमेंबर कल वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, इट वाज ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंपैरिजन था बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी उसकी साउथ वेस्ट मानसून में कम हो गई है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि टॉपर ने क्या किया था कि जो सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होते हैं कि जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट हो, जनरेट हो, जो भी है, डेवलप हो, तो उसी को उन्होंने यूज करते हुए अपने आंसर को लिखा। तो यहाँ भी आप क्लाउड बर्स्ट को क्या कर सकते हो, यूज करते हुए कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, उसी को यूज करते हुए हम शो कर सकते हैं कि हिमालयन रीजन में क्यों फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगेन ये सारी चीजें मैंने खुद नोटिस की, एंड आई वांट टू ट्रांसफर इट टू ऑल ऑफ यू। और ये धीरे धीरे सीखोगे। अगेन कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग इज अ स्किल, इट विल टेक टाइम, एंड धीरे धीरे समझ आएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट है। अभी लगेगा यार ऐसे ही कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे समझ में आएगा। तो
क्लाउड बर्स्ट में का जो फेवरेबल कंडीशन होता है उसके में हम क्या कर सकते हैं, ओरोग्राफी होता है, ठीक है, मतलब माउंटेन्स हैं वो फेवरेबल बनाता है, ठीक है। देन टोपोग्राफी का भी रोल है, ठीक है, जियोलॉजी का भी रोल है, हम इसको भी दिखा सकते हैं। मतलब ये हिमालयन एस्पेक्ट से मैं कह रहा हूँ कि ये रोल है। जियोलॉजी जैसे हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और स्लोप्स हैं तो उसके लिए हम टोपोग्राफी दिखा सकते हैं, ठीक है। देन वी कैन शो कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये शो कर सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लाता है, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी रोल है, वो भी हम दिखा सकते हैं। फिर ग्लेशियल जो रोल है, या कह लो स्नो जो क्या कहते हैं इकट्ठा होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्लाउड बर्स्ट बनने के फेवरेबल कंडीशंस हैं उसको यूज़ करते हुए हम दिखा देंगे कि क्यों फ्रीक्वेंसी हिमालयन रीजन में ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर है, आपकी कॉपी में मैं देखूंगा, मैंने ओवरऑल बताया कि तरीका हम क्या अपना सकते हैं इधर, ठीक है। समझ आ रहा होगा, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लाउड बर्स्ट पता है ना बेसिकली, तो आप बहुत चालाकी से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, जैसे टॉपर करते हैं, वो भी कहीं से आए नहीं है, यहीं से इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्क्लूजन कैसा होगा? कॉन्क्लूजन सिंपल होगा, वे फॉरवर्ड मतलब ओरिएंटेड होगा कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब एक तो रिफ्लेक्ट कर दो कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से इतना इम्पैक्ट आ रहा है और उससे हिमालयन रीजन में खास करके फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा हम ना मतलब मल्टीपल वेज में लॉस झेल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए सॉल्यूशंस हम बात कर सकते हैं कि आईएमडी का जो फोरकास्टिंग एंड ऑल है, इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो हम ना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और कम लॉस हमारा होगा हर एस्पेक्ट में, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो मैम का हम देख लेते हैं उन्होंने कैसे क्वेश्चन को मतलब कि डिस्कस किया है। हाँ, इसमें एक और चीज़ कह सकता हूँ कि जब हम इफेक्ट्स दिखाएंगे ना, तो जो पहला पोर्शन है ना वहाँ पे एक मैप, मतलब वैल्यू एडिशन रह गया था, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। तो वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, हम इंडिया का मैप बना सकते हैं। और करंट में जो बार बार आ रहा है ना, क्या कहते हैं क्लाउड बस्ट, वो जो आपको याद है कुछ, उत्तराखंड तो याद ही होगा, हिमाचल याद ही होगा, तो उनको यूज़ करते हुए आप दिखा सकते हो। या वेस्टर्न घाट में भी खास करके जो मालाबार कोस्ट है ना वहाँ बहुत बारिश होती है, तो मालाबार कोस्ट में आप दिखा सकते हो, केरला वाले रीजन में फ्रीक्वेंटली आते रहता है। अभी ओवरऑल दिखा रहे हैं हम। एंड देन दूसरा है कि हम शो कर सकते हैं कि मतलब कि क्लाउड बर्स्ट कैसे फॉर्म होता है, जो मैम ने किया है, और प्लेसमेंट उसकी इंपॉर्टेंट है, कहाँ हम कर सकते हैं। या तो शुरू में दे दो क्लाउड बर्स्ट कैसे फॉर्म होता है, जब इंट्रोडक्शन देते हो वहीं पे आप एक छोटा सा डायग्राम बना के शो कर दो। एंड प्रीवेलेंसी में हम पूरे इंडिया का ऐसे दिखा सकते हैं, खास करके हिमालयन रीजन पे फोकस कर सकते हैं, ये हो सकता है। या शुरू में हम हिमालयन रीजन के लिए मतलब सॉरी पूरे इंडिया के लिए कहाँ प्रिविलेंट है क्लाउड बर्स्ट, जो रिसेंट एग्जाम्पल्स है उसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बाद में हम क्लाउड बर्स्ट का जो हिमालयन रीजन में क्यों ये फ्रीक्वेंट है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं, जैसे मैम ने किया। आपको समझ आएगा धीरे धीरे। सो मैम ने क्या डिफाइन कर दिया। देखो क्लाउड बर्स्ट का क्या डेफिनेशन होता है, 100 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए विद इन 1 आवर, ये होता है डेफिनेशन। 100 मिलीमीटर बारिश मतलब इतनी बारिश होगी तब हम मानेंगे कि क्लाउड बस्ट है। देखो मैम को एक एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं पता है। क्लाउड बस्ट इज अ सडन रैपिड हैवी डाउनपोर ऑफ द रेन इन अ स्मॉल एरिया एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो डेफिनेशन एक्यूरेटली नहीं पता है, एनएससी स्मार्टली प्लेड विथ इट। अब आप लोगों को लगता है हमें परफेक्ट होना चाहिए, अब नहीं पता है उनको, मतलब याद नहीं रहा होगा, ह्यूमन है एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्होंने इसको ऐसे चालाकी से डिफाइन कर दिया, एंड इट कैन हैव डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सो यहाँ पे इफेक्ट्स को एक तरह से उन्होंने दर्शा दिया, ठीक है। देन डायरेक्टली वो इफेक्ट्स पे आ गई, मतलब इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया, मतलब नेगेटिव ही इफेक्ट होता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है इसका मोस्टली। सो फिर उसके बाद मोस्टली क्या नेगेटिव ही इम्पैक्ट ही होगा। फिर इफेक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट में हम सडन फ्लडिंग ऑफ द एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जैसे कि उस समय ये मतलब थोड़ा 2021 या 22 का कॉपी है, तो उस समय के लिए सबसे, या अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, केदारनाथ वाला जो हुआ था कितना बड़ा वो इशू था, मतलब डिजास्टर था। देन वी हैव GLOF, आपको पता होगा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। तो इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है। देन लैंड स्लाइड्स, इन्होंने जनरली ऐसे नहीं सोचा है कि हम ना प्ले करेंगे जो GS मैप्स जो हम करते हैं GS सिलेबस मैपिंग के थ्रू पेस्टल अप्रोच, इन्होंने जो जो उनको लगा इफेक्ट्स पड़ता है उसको सीधा ही इन्होंने लिख दिया है, ठीक है।
लाइफ इम्पैक्ट जो पड़ता है, ये सारी चीज़ें, हम माइग्रेशन वगैरह, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, इसको भी उन्होंने जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, देख लो। ये थोड़ा सा लगता है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट के बारे में, आपको लगता है कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बट हम लोग लगभग मतलब एक हफ्ते में एक बार इसको न्यूज़ में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर कवर करते हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ कैसे ये सब चीज़ें आती हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। देन फ्रीक्वेंट इन हिमालयाज, अब देखो इन्होंने एक तरह से क्लाउड बस्ट को बस बताया कि किस तरह से वो फॉर्म होता है, और जैसे क्लाउड्स का रोल है, और ये और माउंटेन है, ठीक है। क्लाउड अपलिफ्ट होता है, एंड देन साउथ वेस्ट मानसून का रोल, कि वो मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पे वो इकट्ठा होती है और बहुत कम समय में तेज बारिश होती है। सो टोपोग्राफी ऑफ हिमालय को एक रीजन उन्होंने बताया, ओरोग्राफिक रेनफॉल को बताया, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और एग्जाम्पल भी दे दिया श्रीनगर फ्लड्स का। देन थर्ड पॉइंट इज, it is common in southwest monsoon season due to the incoming wind from Bay of Bengal region, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून को, मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स की मैंने बात की ना, साउथ वेस्ट मानसून या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी मैंने इंक्लूड किया था, ठीक है। एंड देन क्लाउड बस्ट आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, देखो रीजन बता दिया, देखो मैम ने क्या किया, रीजन बताया, वेरिएशन इन रेनफॉल साइकिल एंड सडन विंड जो रिवर्सल्स है, ये रीजन बताया इन्होंने कंक्लूजन में। एंड इट कैन हैपन इन द अदर रीजन्स बट इट इज कॉमन इन हिमालयन, मतलब एक तरह से प्रूव कर दिया कि हिमालयन रीजन में ज्यादा हो रहा है। तो सॉल्यूशंस की तरफ ये नहीं गई है, बट मेरा सजेशन होगा कि हमें ना एक वे फॉरवर्ड ओरिएंटेड आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है हिमालयाज में, ठीक है। तो रीजन बता दिया, एंड देन मतलब प्रूव कर दिया कि हिमालयन रीजन में ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। और अब ये डिस्कशन के बाद आप जब आंसर लिखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। वैल्यू एडिशन पे अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से वॉइस नोट बना के क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि मैप की या डायग्राम की प्लेसिंग कैसे करनी है, ठीक है। कोड सेगमेंट की जहाँ तक बात है, कोड सेगमेंट जो हम करते हैं डेली, तो अगेन मुझे अभी समय लग रहा है इसमें, मैं एक तरह से आकलन कर रहा हूँ कितना टाइम इसमें जाएगा, क्योंकि पहले हम ना आधा ही करते थे क्वेश्चन डिस्कस, तो कम समय लगता था, तो कोड सेगमेंट को मैं आराम से निपटा देता था शुरू में ही, आप लोगों से प्रैक्टिस करवा लेता था। बट अभी एक तो टाइम का अंदाजा लगेगा, आज थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग इज, मैं चाह रहा हूँ कि कोड सेगमेंट को ना एक इसमें भी एक लेवल आगे जाए, जैसे हम द डायमेंशन फैक्ट्री में एक लेवल आगे गए, तो इसमें भी आगे जाए। एक और चीज़ कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे नए हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे ना सोसाइटी वाले पीछे रह गए हैं, करंट करें नहीं करें, तो मेरा सजेशन रहेगा करंट पहले कर लो, ये ना छूटे, और पीछे वाले भी आप साथ साथ कर सकते हो, जैसा कि कल के वीडियो में ही मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पे। आज जो है PDF जो है हमारे जो बनाते हैं उनको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो थोड़ा रह के बनाएंगे, तो हम वेट नहीं कर सकते थे, हमारा टाइम फिक्स 2 PM है, तो वो आपको पूरा अच्छे से जो जैसा PDF होता है वो मिल जाएगा आपको। टिल देन इसको हम समझते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वैल्यू एडिशन के लिए तो मैंने आज डेटा प्रॉपर डाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट से, PIB से, ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रंप ने 100% जो है ना टैरिफ लगाया फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स, जो पेटेंटेड एंड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स USA में बेचे जाते हैं ना, उस पर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। तो मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटीज कह सकते हो, और उसके साथ साथ 25% एंड 33% समथिंग लाइक दैट कि वो फर्नीचर पे भी लगाया है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है उसके को लेकर भी मैंने डेटा लाया है PIB से, वो भी मैं शो करूंगा, और आपको समझ आएगा कि हमारा क्या पोजीशन है और हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है वो, जैसे अरावली में आपको पता है कि अब अरावली डिग्रेड हो रहा है, और जो थार है ना वो जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है ना उसके तरफ बढ़ रहा है, थार डेजर्ट, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो एक सुंदर सा रिसर्च आया है कि हम वीट प्रोडक्शन कर सकते हैं उन इलाकों में, अरावली के वेस्ट में। तो वो कैसे होगा, उसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको भी हम देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे आपके साथ, और समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट में क्या करता है UPSC की, एक कोई टर्म है वो आपको दे देता है प्रीलिम्स में, एंड आपको उसका मीनिंग बताना होता है, 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। देन वी हैव एप्सपा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, इसको एक्सटेंड किया गया है, हम इसको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कहाँ कहाँ ये जो है अभी इसको लागू कर रखा गया करती है सरकार, किस स्टेट्स में या किस रीजन्स में। देन वी विल सी कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में या UT में कौन इसको इम्प्लीमेंट मतलब कि
किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है। प्लस आई विल ऑल्सो टेल कि मतलब कि कौन रिवोक कर सकता है, मतलब पूरा इसको 360 डिग्री व्यू देंगे। एंड पेज नंबर 11 में है द हिंदू, इसका सोर्स है तेहरान मॉस्को इंक 25 बिलियन न्यूक्लियर डील। इसमें मुझे समझाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट में समझना है कि इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं ईरान में जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज या तो डेवलप हो गई हैं या हो रही हैं, इस पर्सपेक्टिव से हम लोकेशन देखेंगे मैप पर। और प्लस जो अमेरिका ने इसराइल के साथ कोऑर्डिनेट करके जो 3 लोकेशंस को हिट किया है, जो कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे, उनके लोकेशन को। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि इंडियन रूपी जो है ना वो स्लाइड कर रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, रीजन देखेंगे हम, एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी समझेंगे, जिसमें कि डेप्रिशिएशन समझेंगे, एप्रिशिएशन समझेंगे, एंड जो कन्वर्टिबिलिटी होती है इंडियन रूपी की उसको देखेंगे। और ये प्रीलिम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है, ठीक है, ये थीम जो है। और 3 इसके साथ साथ मैं PYQs भी कराऊंगा, और इधर तो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। एंड देन वी हैव ये मेंस इनरिचमेंट कैलोड डेटा जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा PIB से। आगे हम देखेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। और लेट अस स्टार्ट। तो ट्रंप जो है ना स्लैप करता है टैरिफ ऑन ड्रग्स, ट्रक्स एंड फर्नीचर। देखो 3 चीज़ों पे देख लेते हैं। तो आप इसको बेसिकली, आप इसको मैंने पेज नंबर बता दिया है, तो आपको पता है ना ये रॉ PDF है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पेज नंबर आपको पता है, एंड ये आप इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो मैं समझाऊंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मेंस पर्सपेक्टिव से भी GS3 इकोनॉमी के मतलब कि तौर पे इसको देख सकते हो। सो लेट अस सी, ट्रम्प रोज नए दिन कुछ अनाउंस करते हैं और दूसरों प्रोटेक्शनिज्म को एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, उसी को हम देखेंगे। सबसे पहला है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस न्यू इंपोर्ट टैरिफ्स इफेक्टिव फ्रॉम October 1। ये सब के लिए है, मतलब ये नहीं है इंडिया के लिए बस है, पूरी दुनिया के कंट्रीज के लिए। कुछ एग्जाम्पन्स होंगे बट उस पर उन्होंने क्लैरिटी अभी नहीं दी है, पहले वो अनाउंस कर देते हैं, फिर उनकी जो डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव वो बाद में आके बताती है कि ऐसा नहीं था, या ट्रंप का कहने का ये मतलब नहीं था। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन रहता है, एम्बिगुअस जो है डिक्लेरेशन करते हैं ट्रंप, आप सबको पता होगा। सो 100% ड्यूटी लगाया है ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, और सारे ड्रग्स पे नहीं लगाया है, ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स। मतलब ये कोई कंपनी है जिसने डेवलप किया है एक पार्टिकुलर ड्रग को, एंड फिर उसको 20 ईयर्स के लिए पेटेंट पे ले लेती है, एंड उसको ब्रांड करके बेचती है, तो इसको हम बोलते हैं पेटेंटेड कह सकते हो या ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है। अब इंडिया जो बेच रही है ना US में, हमारी जो ड्रग्स जा रही है ना वो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं। जेनेरिक ड्रग्स कौन से हैं? जिसके पेटेंट जो है ना अभी 20 ईयर्स के बाद से एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब मोस्टली ऐसे ही होते हैं, तो उस पर कोई ऐसा टैरिफ नहीं लगना। और इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स टू USA। ये डेटा ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन UPSC ऐसे ही पूछता है, ठीक है, तो उस पे लगेगा। और एक और चीज है कि अनलेस फर्म बिल्ड्स प्लांट इन US, तो मैं इस चीज का इम्पैक्ट भी बता दिया कि हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन भी कि हम जेनरिक ड्रग्स उनको बेचते हैं, ना कि ब्रांडेड या पेटेंटेड ड्रग्स। सेकेंड थिंग इज कि अनलेस, एक चीज और है कि अगर फर्म जो है ना कोई ऐसे वहां पे बेच रहा है ना USA में, तो वो फर्म जो अगर वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर चुका है या करेगा, तो उन पे नहीं लगेगा अगर वो पेटेंटेड या ब्रांडेड ड्रग्स उधर बेचता है, ठीक है। 25% टैरिफ लगा दिया हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे इंडिया का ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। ये मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं ना हैवी मशीनरी, उन पर ये असर पड़ेगा। एंड देन 30 to 35% ड्यूटी जो है ना हाउस होल्ड फर्नीचर पे भी लगाया है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें ड्रग्स के मामले में देखना है, जो फार्मास्यूटिकल से उसके मामले में देखना था, ठीक है। थोड़ा डेटा देख लेते हैं, ये आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से, निर्यात पोर्टल भारत सरकार ने इसको रिलीज किया है PIB। सो इसको देखिए आप ध्यान से कि इंडिया टॉप मर्चेंटाइज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना सबसे ज़्यादा USA को ही भेजते हैं। अगेन ये अटक गया, ये मेरा पेंसिल है ना, हाँ ठीक है। सबसे ज़्यादा USA को हम जितना भी मर्चेंडाइज है ना, समझते हो ना, ये गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, ये गुड्स है। सबसे ज़्यादा हम USA को ही अपना एक्सपोर्ट करते हैं, देन UAE है, एंड देन थर्ड नीदरलैंड। देखो चाइना 4th पे आता है, कितना कम हम उनको अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। USA, UAE, नीदरलैंड, इस तरह से रैंकिंग पूछी जाती है स्टेट PCS में, ये UPSC के प्रीलिम्स में। देन हमें, हमारे लिए आज के लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम कितना जो है ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट USA को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा आयरलैंड कर रहा है, देखो इतनी वैल्यू है, मतलब ये
28% है, 66 यूएस बिलियन डॉलर है। देन स्विट्जरलैंड है, देन जर्मनी है, देन सिंगापुर है, एंड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में हम हैं। ठीक है, चाइना तो हमसे भी पीछे है। ठीक है, सो द थिंग इज हम यहाँ पे जेनरिक ड्रग्स बेच रहे हैं तो हम पर असर नहीं पड़ेगा, ना के बराबर पड़ेगा। ब्रांडेड पेटेंटेड ड्रग्स हम नहीं देते हैं यूएसए को, और हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ब्रांडेड सॉरी जेनरिक ड्रग्स के यूएसए को। ठीक है, समझ आ गया होगा ये आर्टिकल। ये क्वेश्चन आपको आज करना है, इसी से रिलेटेड है। आपको आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो, या कहीं पे पेन पेपर है ना तो यहाँ लिख लो, वन का जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग। सॉरी, अरे यार इसमें तो मिसिंग है कुछ, एक मिनट। बी में 1 एंड 3 है, सॉरी इसके लिए माफ़ी। सी में 2 एंड 3 ऑप्शन है, एंड डी में 1 2 एंड 3 है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जिससे मैं आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द सेकेंड आर्टिकल। न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन आपको टर्म पता होगा क्या होता है, मतलब इसका बेसिक मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लैंड आप यूज करते हो ना उसको यूज नहीं कर पाओगे या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, डिग्रेड हो रहा है वो लैंड। ठीक है, सिंपल है। ओके, सो हम आते हैं, आपको पता होगा कि अरावली का लोकेशन ये रहा अरावली, अगर आप देखो, और इसके इस वेस्टर्न साइड पे हमारा थार डिजर्ट है, और इधर नेशनल कैपिटल रीजन या अदर स्टेट्स आते हैं। तो ये जो है ना एक तरह से डिग्रेड हो रहा है। आपको पता होगा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या मेरे हिसाब से ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। अच्छा ये बताओ फोल्ड है कि ये ब्लॉक माउंटेन है अरावली, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो ये ना डिग्रेड हो रहा है। अब जो थार डेजर्ट है इधर की ओर बढ़ रहा है, तो जो हमारी सरकार है, हमारी सिविल सोसाइटी, वो चाह रही है कि इसको रोके। ये इधर बढ़ेगा तो डेजर्ट जो है ना फैलता है, आपको पता होगा सहारा के बारे में भी। इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई जा रही है। तो वन ऑफ द थिंग्स जो हमारी सरकार या हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह जो रिसर्च कर रही है, रिसर्चर जो कर रहे हैं, वो है इस रीजन में क्रॉप्स अगर उगा दें तो ये डेजर्टिफिकेशन रुक जाएगा। ये तरीका एक अपनाया जा रहा है, तो इसी को लेकर एक रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स आया। तो देखते हैं राजस्थान, और ये आपका पता है लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल, इसको आप मीन्स में एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो इसका फायदा है कि आप सॉलिफिकेशन और बायो फॉर्मुलेशन, इन दोनों टर्म को हम समझेंगे, डिफाइन करूंगा अच्छे से। इसके थ्रू हम ना डेजर्टिफिकेशन को इंडिया में कम कर सकते हैं, या वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। अब समझाऊंगा कि है क्या। तो राजस्थान अरावली रेंजेस आर बीइंग डिग्रेडेड, एक्सेलरेटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड अलाउइंग द थार डेजर्ट टू एक्सपेंड टुवर्ड द नेशनल कैपिटल रीजन, बता दिया। देन रिसर्चर्स जो है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैव सक्सेसफुली ग्रोन वीट ऑन डेजर्ट लैंड इन अजमेर। अजमेर के डेजर्ट लैंड में उन्होंने ये वीट उगाया है, यूजिंग अ नोवल टेक्नोलॉजी, डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्निक पावर्ड बाय इंडिजीनियस बायो फॉर्मुलेशन। पहले तो सॉलिफिकेशन क्या होता है? डेजर्ट सॉलिफिकेशन का मतलब है कि जो आपका डेजर्ट का लैंड है ना उसको आप मतलब एरेबल या फर्टाइल बना रहे हो जियो इंजीनियरिंग की मदद से। मैं फिर से रिपीट करूंगा, डेजर्ट सॉलिफिकेशन का मतलब है कि आप जो डेजर्ट का लैंड है ना मतलब कि जो एक तरह से डिग्रेड हो गया है उसको आप फर्टाइल बना रहे हो जियो इंजीनियरिंग के हेल्प से। ठीक है, और इसमें बायो फॉर्मुलेशन का तरीका भी है। तो बायो फॉर्मुलेशन का सिंपल मतलब है कि प्रिपरेशन दैट कंबाइंस बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप सॉइल के जो फर्टिलिटी है उसको बेटर कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो बायो फॉर्मुलेशन। देखो बायो वर्ड ही, टर्म ही इसमें आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रोब्स का यूज कर रहे हो विद द कैरियर्स होते हैं सच एज पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ऑल आपको एक तरह से आइडिया मिल गया होगा कि क्या है सॉलिफिकेशन, डेजर्ट सॉलिफिकेशन एंड बायो फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है कि इंप्रूव करता है वाटर रिटेंशन इन सैंडी सॉइल, प्रमोट्स बाइंडिंग एंड सैंड पार्टिकल्स सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से उसको जोड़ के रखता है, आपको पता है ना, मूव करता है। एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पॉज कर लो फिर इसको अटेम्प्ट कर लो, एंड लास्ट में आपको इसको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करना है। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, एप्सपा के बारे में। इसको एक्सटेंड किया गया है मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड फॉर 6 मंथ्स। समझेंगे इस चीज को, क्या है एप्सपा एंड ऑल, और ये क्यों इधर लागू किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं डिस्टर्ब एरिया क्या होता है।
जो कि इस एक पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री एक्ट है 1958 का, ठीक है, नेहरू के टाइम का ही है एप्सपा। सो इसको इसमें ना एक इलाके को डिस्टर्ब एरिया मतलब कि घोषित किया जाता है, मतलब कि इस आर्टिकल में ऑलरेडी सेक्शन 3 में ये डिस्टर्ब एरिया की बात की गई है, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया। मैं पहले डिस्टर्ब एरिया समझा देता हूँ कि ऐसा एरिया, ऐसा इलाका जहाँ पे नॉर्मली जो लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस के हाथ में होती है ना, वो हाथ में नहीं है, मतलब काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना, वो एक तरह से आप सही से जो लॉज है ना हमारे कंट्री की या स्टेट की, वो लागू नहीं कर पा रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, तो उन इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है और वहाँ पे भेजी जाती है हमारे फोर्सेस, ठीक है। तो हम देखते हैं पूरा क्या है पूरा मामला। कंटेक्स्ट ये है कि एप्सपा जो है ना इनेक्टेड टू गिव आर्म फोर्सेस, और इसमें क्या होता है, आर्म फोर्सेस को ना डिस्टर्ब एरिया में, अब इसको कौन डिक्लेयर करता है, रिवोक कौन करता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कैन नॉट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, वहां पे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया एंड आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है। क्या दी जाती है ये इधर देखेंगे, ठीक है। सो इनिशियली जो है ना इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही लाया गया था 1958 में, फिर इसको पंजाब में अप्लाई किया गया, आपको पता है पंजाब में जो इशूज हुए थे, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में इसको लागू किया गया था इनिशियली। देन हम देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या है एप्सपा एक्ट का, एक पार्लियामेंट्री एक्ट है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नर एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिक्लेयर होल पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज डिस्टर्ब इफ अ लॉ एंड ऑर्डर रिक्वायर्स आर्म फोर्सेस इंटरवेंशन। सो द थिंग इज गवर्नर के पास कंकरेंट पावर है एज रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी अथॉरिटी जो है एप्सपा के लिए को डिक्लेयर कर सकती है, वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कंकरेंट पावर से गवर्नर भी कर सकता है, गेटिंग माई पॉइंट। सो सेक्शन 4 क्या कहता है एप्सपा के अंदर, मतलब गवर्नर को, एमएचए को और यूटी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर दी गई है एप्सपा के अंदर सेक्शन 3 के अंदर कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रहा है, मतलब कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो रहा है, तो वहाँ पे आप एप्सपा लगा सकते हो, ठीक है। देन सेक्शन 4 क्या कहता है, स्पेशल पावर्स जो आर्म फोर्सेस को दी गई है, क्या क्या वो करते हैं, यूज ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग लीगल अगेंस्ट आर्म और सस्पेक्टेड इंसर्जेंट्स, ठीक है। डिस्ट्रॉय आर्म्स जो है डंप्स, फोर्टिफाइड पोजीशन शेल्टर्स, देन अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सबसे मतलब कि कुख्यात कह सकते हो। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस भी हुए हैं, तो बिना वारंट के ये अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सर्च प्रीमिसेस, मतलब अपने हिसाब से घर में जहाँ भी उनको लगेगा वो जाके सर्च कर सकते हैं। स्टॉप एंड सर्च, जो व्हीकल्स हैं उनको भी रोक के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 6 लीगल इम्यूनिटी है, मतलब कि आर्म फोर्सेस पर्सनल कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्शंस अंडर, अगर वो ऐसा कुछ करता है और कभी कभी वो एक्सेसेस भी हो जाता है, वो ज़्यादा कर देता है समटाइम्स, ठीक है, अच्छे पर्पस के लिए ही लाया गया है, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए ही लाया गया है, लेकिन समटाइम्स होता है ना, ह्यूमन ही है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और गलत मतलब कि स्टेप्स ले लेता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर जो कह लो कि मॉरलिटी जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उस इस लॉ के इस सेक्शन के अंदर क्या है कि उनको ना प्रोसिक्यूट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसको एक्सटेंड किया जाता है यूजुअली 6 मंथ एट अ टाइम। अगर आपने किसी एरिया में लागू किया ना, तो 6 महीने पे आप इसको एक्सटेंड करोगे, जो कि ये न्यूज़ में है कि अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर में ऐसा किया गया। अब मुझे एक चीज़ और समझाना है, एक तो आपने देख लिया कि डिक्लेरेशन कौन कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, बट इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि रिवोक कौन करेगा, अगर किसी एरिया में लागू कर दिया तो रिवोक कौन करेगा, तो इसके लिए यूटी गवर्नर या स्टेट रिस्पेक्टिवली, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट गवर्नर जो है ना, वो रिकमेंड करेगा सेंटर को, सेंटर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, एंड रिवोक करने की पावर ना, सोल पावर जो है होम मिनिस्ट्री को है, इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनको है। यहाँ पे गवर्नर नहीं कर सकता रिवोक, यहाँ पे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है बट रिवोक नहीं कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता है किसी एरिया को, अगर एक बार डिस्टर्ब एरिया कर दिया तो ये यहाँ पे सेंट्रल जो पावर है वो प्रिवेल करता है, मतलब कि मिनिस्ट्री के पावर। अब करंट में एप्सपा कहाँ लागू है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखो तो असम में कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, नागालैंड के मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉट पूरे नागालैंड में नहीं है,
मणिपुर के भी आपको पता ही है, मणिपुर में जो सिचुएशन है यहाँ पे ऑलरेडी है एप्सपा, एंड अरुणाचल के भी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में है जो कि ये लिखा हुआ है। आपको नहीं याद, इतना ध्यान नहीं देना, बस फोकस करना है। असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल इसमें है। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स हो गए। मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा में भी हुआ करता था बट इसको विड्रॉ कर लिया गया है, ये है। एंड जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि 1990 में जब से लागू हुआ है तब से आज तक यहाँ पे ये एप्सपा लागू है। एंड पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी लागू किया गया था, डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया था, जिसको रिपील कर लिया हमारे केंद्र सरकार ने 1997 में। ठीक है, तो ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा। लेट अस गो टू द तेहरान मॉस्को इंक 25 बिलियन न्यूक्लियर डील। इसमें बेसिकली मुझे समझाना है कि ईरान एंड रशिया जो है ना, उन्होंने मिलकर इंक किया है एक डील जिसमें कि रशिया मदद करेगा ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने में। ठीक है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला लोकेशन है बूशेयर। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, पर्सियन गल्फ के पास है, देखो सबसे साउथ है। तो ये ओनली न्यूक्लियर ऑपरेशनल फैसिलिटी है ईरान का, इसको रशिया ने हेल्प करके डेवलप किया है पहले ऑलरेडी, मतलब पहला एक ही ऑपरेशनल जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दैट इज बुशेयर, जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एक देन 3 पे जो यूएस और इसराइल ने कोऑर्डिनेटेड हमला किया, सॉरी इस आर्टिकल, ये है फोर्दो, इसका नाम ही है फोर्दो, मतलब मैं इसको याद रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर वी हैव नातांज, और देखो नॉर्थ से साउथ, ये भी यूपीएससी पूछ देता है ना, यू नेवर नो। फोर्दो के बाद नातांज एंड देन इफ इस्फहान, ये तीनों पे अटैक किया था, आप लोगों को पता होगा, इसी साल अप्रैल में आई गेस। तो ये चारों लोकेशंस जो है ना, इसमें एक अराक को भी देख सकते हो, ये तेहरान है कैपिटल। ठीक है, और ये रिसर्च सेंटर, मिलिट्री साइट, यूरेनियम माइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर साइट पे हमें फोकस करना है। ईरान हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है इसकी वजह से। तो हमें यही देखना था कि फोर्दो, उसके बाद नातांज, देन इसाफान एंड देन बुशहर। ठीक है, ये साइट्स हैं और उसमें एक ही ऑपरेशनल है अभी, एंड दैट इज बुशहर, और इन तीनों पे अटैक किया था यूएसए ने। ठीक है, चलते हैं अब जो आज का सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा, और इकोनॉमिक्स में आपका इस तरह से रिवीजन होगा। देखो मैंने यहाँ पे डाला था बट डिलीट हो गया, ये दिक्कत होती है रॉ पीडीएफ के साथ। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको डेप्रिसिएशन को बताऊंगा, एप्रिसिएशन भी बताऊंगा, एंड देन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी को भी एड्रेस कर दूंगा। आपको जो असली पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें आप इसको मतलब कि अच्छे से देख लेना, आप अगर नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है कि उस ग्रुप पे ना मैं डेली क्या करता हूँ, 5 ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो कि गलती कराने के लिए, आपकी मिस्टेक्स हो उसी के लिए दिया जाता है, और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो डेवलप कराने के लिए मैं एवरी डे पोस्ट ये सेशन होने के बाद वो वीडियो सॉरी वो 5 MCQs डालता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि उसका कोई नाम देना चाहोगे आप लोग ओपिनियन दे सकते हो कि उस जो 5 MCQs में डेली उधर हमारे ग्रुप पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और उसमें एक चीज़ और कहूँगा कि एक तो आप नाम बता दो, कुछ रिकमेंड कर दो, एंड वो बहुत पाइवटल होगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, खास करके जिस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन अब बन रहे हैं जहाँ पे आपसे बस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप गलती ही करो, देयर इज़ नो चांस कि आप सही करो, वो उनका माइंडसेट होता ही नहीं है यूपीएससी जो एग्जामिनर है। सो उसी पर्पस को लेकर मैं ये करवा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अगर उसमें जीरो भी आते हैं ना तो उसको पर्सनली नहीं लेना है, अटेम्प्ट करना है डेली, और क्लैरिटी रखनी है कि गलती क्या हुआ, देख लेना है कि क्या गलती हुआ है, बट इसमें ये नहीं लेना है पर्सनली कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है वो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस करंट अफेयर्स को फॉलो किया ना तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और कभी कभी क्या होगा कि उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि इन्हीं आर्टिकल से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो आपको मिल जाएगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से खास करके देख सकते हो कि इंडिया का जो रुपी है यूएस के डॉलर के तुलना में वो डेप्रिशिएट कर रहा है। डेप्रिशिएट का क्या मतलब होता है, सिंपल समझा देता हूँ कि हम जो है ना, हमारी इंडियन रुपीज़ है, हम जो ट्रेड करने जाते हैं, देखो बहुत अच्छे से ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो कि इट मीन्स दैट एन इंडियन वांटिंग टू बाय a US good or any foreign good whose price is denominated in US dollar like crude oil,
तो मस्ट नॉट सेल आउट मोर देन 88 इंडियन रुपीज फॉर ईच यूएस डॉलर। मुझे समझाना है सिंपल। देखो यार, इसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स का भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक, ये कोर, ये सारी चीजें मतलब स्टैटिक आपकी रिवीजन हो रही है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जस्ट सपोज कि हमें यूएस मतलब कि कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ खरीदना है कहीं से भी इंटरनेशनली, तो मोस्टली जो ये ट्रेड होता है इंटरनेशनली यूएस डॉलर में ही होता है। तो हम जो खरीदेंगे ना, तो जस्ट सपोज कि उस चीज़ को खरीदने के लिए हमें डॉलर पहले चाहिए होगा, क्योंकि मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड क्या होता है, डॉलर में होता है इंटरनेशनली। तो अब डॉलर खरीदने के लिए जब आज के दिन क्या था, 80 रुपये था एक डॉलर के बराबर। अब क्या हुआ कि ये 84 हो गया। तो अब जब हमें 84 रुपये देना पड़ा फॉर $1, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हुआ। मैं रिपीट करूंगा कि आपको $1 के लिए 84 रुपीज़, पहले जब 80 देते थे 84 रुपीज़ देना पड़ा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। अब देखो सिंपल है कि ये क्यों गिरती है, क्योंकि ये मार्केट में आपके रुपीज़ की, आपके करेंसी की डिमांड कितनी है उस पर ये निर्भर करती है। तो हमारी रुपीज़ की डिमांड कम हो रही है, इसीलिए हमारी करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है। फर्स्ट थिंग। एप्रिसिएशन का सिंपल मतलब होता है कि अगर अभी 80 रुपीज़ में मतलब कि $1 हमें मिल रहा है और कल को वो 75 रुपीज़ हो गए, तो हमारा जो है ना एप्रिशिएट किया करेंसी, हमारी करेंसी की मार्केट में वैल्यू बढ़ी, इसीलिए जो है मतलब वैल्यू बढ़ने का मतलब हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ी, इसीलिए इसको $1 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही है। अब डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि इंपोर्ट बिल महंगा होता है। अब ऑयल खरीदोगे ना, तो पहले आपको जी देखो सिंपल है, ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनली हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। $1 जब अभी मैं 80 रुपीज़ दे रहा था, 5 दिन के बाद मैं 85 रुपीज़ में $1 खरीद रहा हूँ और उससे ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। लेकिन इसका फायदा भी है। डेप्रिसिएशन जब होता है तो हमारी प्रोडक्ट की, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। जैसे मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कि पहले 80 रुपये में $1 जो है मिलता था, अब क्या हो गया, 85 रुपीज़ में $1 मिल रहा है, या 90 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, अभी भी उसका दाम तो मतलब हम बेच रहे हैं ना, तो वो 80 रुपीज़ ही लागत है, और कोई अमेरिकन उसको खरीदेगा तो वो अब $1 नहीं देगा। ठीक है, $1 से कम देगा 80 रुपीज़ वाले सामान के लिए। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, 90 रुपीज़ हो गया $1 के इक्वल डेप्रिसिएशन के बाद। अब जो है ना, वो 80 रुपीज़ का सामान हम बेच रहे हैं, वो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। जब उसको बेच रहे हैं तो उसको $1 नहीं देना है, 0.9 समथिंग देना है, जो भी है। तो हमारी मार्केट में ना एक्सपोर्ट करने में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई ना, तो डेप्रिसिएशन का ये फायदा होता है। और इसी को उल्टा कर दो तो एप्रिसिएशन हो जाता है कि इंपोर्ट बिल कमेगा बट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट जाती है। ठीक है, यही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का फर्क। एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी देख लो तो डेफिनेशन सिंपल है कि ईज विथ विच INR कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसीज। जैसे टाइप्स में करेंट अकाउंट हो गया, मतलब दो होते हैं ना अकाउंट, करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जो इंडिया में ना कन्वर्टिबिलिटी करेंट अकाउंट के लिए फुल्ली कन्वर्टेबल है। ठीक है, आप इजीली जो है ना, ईज विथ विच INR कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल अकाउंट तो पार्शियली कन्वर्टेबल है, मतलब कंप्लीटली आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। ठीक है, आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। एंड देन वी हैव 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। इसी बेसिस पे आपको अपना मतलब कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करना है एंड सॉल्व कीजिए। एंड ये रहा आंसर आज के 5 क्वेश्चंस के। ये 3 PYQs और 2 आपको पहले मैंने दिए हैं। ठीक है, PDF में अच्छे से आ जाएगा। हम आते हैं मेंस इनरिचमेंट। जो हमारे पास डेटा है, ये 11 सितंबर का डेटा है, देख लीजिए कि हमारे पास जो एबिलिटी है ग्रीन एनर्जी की, मतलब कि नॉन फॉसिल जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है ना इंडिया में, वो अब 250 गीगावाट होगी। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, या मेंस इनरिचमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सोलर पावर इतना हो गया है, विंड पावर इतना हो गया है, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी पावर एंड देन न्यूक्लियर पावर। ठीक है, इसको पक्का जॉट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द सेकेंड थिंग, और हमने टारगेट भी कर रखा है ना कि हम 500 हमारा गीगावाट, हमारा जो NDC है ना, वो है ना 2030 तक हमें इतना तक पहुंचना है। तो उस मतलब स्टेप में, मतलब सही स्टेप
कह सकते हैं हमारी सही डेवलपमेंट हो रही है उसके तरफ जो हमने टारगेट अचीव करना है। एंड देन वी हैव एथेनॉल, इतना न्यूज में है, तो उसका सोर्स क्या है, इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाता है। एथेनॉल का सोर्स क्या है या बायोफ्यूल का सोर्स क्या है ना, मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। और उसमें पूछता है कि कौन सा सोर्स है, जैसे मेज हो सकता है, मोलासेस हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि आपको ये मैं बता दूं। या इथेनॉल की जो एफिशिएंसी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, बहुत ज़्यादा न्यूज में था, डिबेट में था, तो सोर्सेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। 40% मेज जो है वो से बन रहा है इंडिया में इथेनॉल, 27% शुगर केन जूस से, एंड 13.3% जो है ना हैवी मोलासेस से बन रहा है। ठीक है, तो ये है इसका सोर्स जहाँ से बन रहा है, और ये एक क्लीन सोर्स ऑफ बायोफ्यूल है, मतलब कि। और हमने टारगेट किया था 20% हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे विद पेट्रोल बाय 2025, इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू शो, कि कभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, अच्छे केस स्टडी दिखाऊंगा, इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दिखाऊंगा मींस इनरिचमेंट वाले पार्ट में, या कभी कभी डेटा भी दे दूंगा जैसे आज दिया है। ठीक है, सो दैट्स इट, हम मिलते हैं मंडे को। आप लोग आज अपने आंसर्स लिखना और बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के उसको डेफिनेटली प्रॉमिस, आप लोग जो आपने लिया है प्रॉमिस उसको पूरा करोगे। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम ऑन मंडे। एंड आई विल ट्राई टुडे कि जितनी कॉपीज जो है ना वो हो पाए मैं उसको रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।